डिनर टेबल पर बैठे आज सभी खामोशी से खाना खा रहे थे। जावियर के कहने पर किसी ने भी दिन का हुआ वाकया घर में किसी को नहीं बताया था। वह बज़ाहिर नॉर्मल शो कर रहे थे, लेकिन अपनी अपनी जगह वह चारों ही डिस्टर्ब थे। मेहताब साहब ने एक पे एक यकीन नजर उन सब पर डाली। वह सब खामोशी से खाना खा रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? उहुं, उहुं। गला खंगारते उन्होंने सबकी तरफ देखा, जिसमें से किसी ने भी उन्हें नोटिस नहीं किया था। बुराक, गिलास में पानी डालकर देना। अपने सामने पानी रखे होने के बावजूद उन्होंने बुराक से कहा कि कहीं इसी बहाने वो कोई बात कर ले। लेकिन हद हो गई। बुराक ने बिना कुछ कहे पानी से भरा गिलास उनके सामने रख दिया। चल क्या रहा है यहाँ? तंग आकर उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए पूछा और प्लेट से हाथ उठाकर पीछे होकर बैठ गए। क्या हुआ डैड? आयशा ने फिक्रमंदी से पूछा, लेकिन जवाब निदार। क्या हुआ डैड? खाना क्यों नहीं खा रहे? अब की बुराक ने पूछा। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मेहताब साहब को लगा शायद तबीयत खराब होने की वजह से वह खामोश है। हाँ, क्यों? उसने नासमझी से पूछा। वह तुम खामोश हो ना आज तभी। नॉर्मल सा कहते वह फिर से पीछे होकर बैठ गए। आज मुझे सदमा लगा है, बहुत बड़ा, इसलिए खामोश हूँ मैं। कैसा सदमा? सबके मुंह का सवाल मेहताब साहब ने किया। आज आपके दोनों बेटों ने शादी की दावत के नाम पर मुझे लूटा। माहौल को अच्छा करने के लिए उसने बहाना दागा। बहुत दुख हुआ मुझे। मेहताब साहब के लहजे में कदरे अफसोस था। हाँ ना डैड, बुराक ने भी और हमदर्दी समेटनी चाहिए। बाकी तीनों ने उस ड्रामेबाज को देखा जो बिना नुकसान की हमदर्दियां समेट रहा था। हाँ, बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने मेरे बिना ही तुम्हें लूटा। बुराक की सारी खुशी गलत साबित हुई। वह कैसे भूल गया था कि मुकाबिल मेहताब सुल्तान है, जो बुराक और अपने दुश्मन के दरमियान भी अपने दुश्मन का साथ देगा। अपने पास से आती सबकी हंसी पर उसे दिल में कहीं खुशी भी हुई, खासकर मायनूर और जविश के चेहरे पर हंसी देखकर। उसे अपना मज़ाक बनना भी अच्छा लगा था। कयामत का दिन होगा जब मेहताब सुल्तान मेरा साथ देंगे, जलकर कहते हुए दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। मेहताब साहब को भी उससे थोड़ी सी बहस करने के बाद अब सुकून था, इसीलिए वह खुद भी खाने में मसरूफ हो गए। आज इत्तवार का दिन था। सभी घर में अपने किसी न किसी मशगले में मसरूफ थे। ऐसे में वह सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया। अपने पीछे किचन से आती मायनूर की मीठी आवाज पर वो रुका। बुराक, वह चलते हुए उसके करीब आई। जितने प्यार से तुम मेरा नाम लेती हो ना, मुझे खुद से इश्क होने लगता है। अज़ली शौक अंदाज। तुम अपने अलावा और किसी के बारे में सोचते भी हो? गहरे तंज़िया अंदाज में उसने इस खुद पसंद शख्स से पूछा। हाँ, तुम्हारे। मिठास भरा जवाब। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ कहने आई थी और भूल गई। अपने जहन पर जोर देते वह सोचने लगी, मतलब मैं इतना खूबसूरत हूँ कि तुम मुझे देखकर अपनी बात भूल गई? अपने बालों में हाथ फेरते हुए उसने इतरा कर कहा। मायलू ने एक तिरछी निगाह उस पर डाली। खूबसूरत तो वह वाकई है, लेकिन यह बात उसे बताकर फ्री क्यों करवाना? खुशफहमियां है तुम्हारी। लम्हे में वो उसकी खुशफहमियां दूर कर चुकी थी। हाँ, याद आया। आज छुट्टी का दिन है, इसलिए सब मुलाज़िमों को छुट्टी दे दी है। तो ज़ोई ने बिरयानी बनानी है और उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए जो कि मौजूद नहीं है। वह ठहर-ठहर कर उसे बता रही थी, जो गौर से उसकी बात सुन रहा था। तो तुम्हें मार्केट जाकर वो कुछ चीज़ें लानी होंगी। वह एकदम चौंका। फिर से कहना, शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया। कान उसके करीब करते उसने कहा, तुमने कुछ गलत नहीं सुना, सही सुना है। मार्केट जाओ और सामान ले आओ। मैं मार्केट जाऊँ? बुराक ने अपनी तरफ इशारा करते हैरत से पूछा। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन-सी बात है? तुम कभी मार्केट नहीं गए क्या? मैं बुराक सुल्तान, एक बिज़नेसमैन होकर मार्केट जाऊँ सामान लेने? वह अब तक सदमे में था। ओह! मार्केट जाने से तो बुराक सुल्तान की शान में गुस्ताखी हो जाएगी ना? देखो, बात को समझो, किसी और को बोल दो सामान ले आएगा वह। बुराक, ड्रामे नहीं करो। मेरी जान, मैं नहीं जा सकता। बुराक ने प्यार से उसके गाल थपथपाते अपनी जान छुड़वानी चाही। तो तुम नहीं जा रहे? उसके अंदाज में वार्निंग थी। कौन पागल होगा जो बीवी की बात को मना करेगा? उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखते बुराक ने पल में अपना इरादा बदला था। मैं कह रहा था कि मैं आज अपनी गाड़ी से नहीं जा सकता। लेकिन कोई बात नहीं, ज़ावियार की गाड़ी है ना? तुम सामान की लिस्ट लाओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। गुड। वह ज़बरदस्ती मुस्कुराया था। अब मैं यानी बुराक सुल्तान मार्केट जाऊँगा? हद नहीं हो गई यार? सब डरते हैं मुझसे। एक यह है कि किसी खातिर में नहीं लाती मुझे। खैर क्या कह सकता हूँ, बीवी है वो मेरी। अपने आप से ही बड़बड़ाते वह गाड़ी की तरफ गया। वह जो कब से मेहताब सुल्तान और रिहाना बेगम के साथ बैठा बातें कर रहा था, घर के अंदर का हाल जानने के लिए वहां से उठते वह अंदर आया था। बाकी सबके किचन में मौजूद होने की वजह से वह भी वहां आया। किचन में बुराक को खामोशी से खड़े देखकर उसने आयशे से इशारे में वजह पूछी, जिस पर उसने कंधे उचकाए। क्या हुआ है? कोई मसला है क्या? आखिरकार उसने जविश से पूछ ही लिया। मैं बताती हूँ आपको, माहनूर पट से बोली थी। जविश ने आपके इस लाडले भाई को धनिया लाने को कहा था, लेकिन यह लेकर आई हैं। मायनूर ने सामने स्लैब पर रखी सब्जी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओह बुराक, तुम कितने गायब दिमाग हो। तुम्हें धनिया लाने को कहा था, तुम यह ले आए। जावियार ने बढ़ चढ़कर रौब झाड़ना शुरू किया। तुम्हें धनिया और पुदीना में कोई फर्क नजर नहीं आता? अब की बार जविश ने हैरत से नजर उठाकर जावियार को देखा। आयशे और मायनूर ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी कंट्रोल करनी चाहिए।
उसे आज खाना खाने नहीं देना, जिसे धनिया और पुदीने में फ़र्क ही नज़र नहीं आता। पता नहीं कौन-सी दुनिया में रहता है यह। ज़ावियर ने अफ़सोस से कहा। फिर तो आज मेरे साथ आप भी भूखे रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भाभी ने कहा है ये धनिया या पुदीना नहीं मेथी है। उसके आराम से बताने पर ज़ावियर ने ज़वेश को देखा जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। ज़ावियर ज़बरदस्ती मुस्कुराया। हाँ तो कोई बात नहीं यार, गलती इंसानों से ही होती है और देखो देखने में तो ये भी पुदीने की तरह ही लग रहा है। अपने आप को बचाने के लिए उसने सामने रखी मेथी को पुदीना बना दिया था। हमारी गलती नहीं है, हमने कभी सब्जियों पर इतना गौर नहीं किया। ज़विश की हैरतज़दा नज़रें खुद पर पाकर उसे लगा कि उसने मेथी को पुदीने से मुशाबहत देकर ज़्यादा बड़ी गलती कर दी। इसीलिए खुद को बचाने का एक और बहाना बनाया। 5 मिनट बाद वह दोनों टीवी लाउंज में बैठे सामने बंद पड़ी एलसीडी को देख रहे थे। तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि वो पुदीना नहीं है? ज़ाविया ने बुराक से पूछा, नज़रें अभी भी सामने ही थी। आपने बताने का मौका ही कब दिया? फिर भी तुम मुझे बोलने से रोक सकते थे ना? तो आपको किसने कहा था इतना बोलने का? वह भी उस जगह जहाँ सामने रखी चीज़ के बारे में मालूमात ही ना हो। क्या फ़ायदा हमारे 6 इंच के कद का जब सुननी हमने उनकी ही है, जो मुश्किल से 5 इंच की भी नहीं है। बुराक ने अफसुर्दगी से कहा। बेटा वो जो 5 इंच की है ना, वो हमारी बीवियाँ हैं, जिनकी गलत बात पर भी हाँ में हाँ मिलाना हमारा फ़र्ज़ है। और अगर उस 5 इंच की बीवी ने तुम्हारी ये बात सुन ली ना, तो तुम्हें पूरा दिन भूखा रख सकती है। आपको क्या लगता है अभी खाना मिल जाएगा? बुराक ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, मिल ही जाएगा, इतनी भी ज़ालिम नहीं है अब हमारी बीवियाँ। भाभी ज़ालिम नहीं है, आपको तो मिल ही जाएगा, लेकिन मेरा क्या होगा? बुराक को अब नए सिरे से टेंशन होने लगी थी। उसका क्या भरोसा वो उसे भूखा रखने से गुरेज़ भी नहीं करती। टेंशन नहीं लो, तुम्हारा भाई है ना? ज़ाविया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हौसला दिया। हाँ, वही भाई जो थोड़ी देर पहले मुझे भूखा रखने का आइडिया दे रहा था। बुराक ने उसका हाथ झटका। वह तो मैंने ऐसे ही कहा था, थोड़ा रौब झाड़ने के लिए। और आपका रौब झाड़ना आपको महँगा पड़ गया। बुराक ने हँसते हुए उसका मज़ाक उड़ाया। भलाई के लायक नहीं हो तुम। अच्छा हो तुम्हारी बीवी तुम्हें खाना ना दे। जलकर कहते हुए वहाँ से उठकर दोबारा बाहर चला गया। लेकिन अपने पीछे बुराक की कह-कह की आवाज़ उसे दरवाज़ा अबूर करने तक सुनाई दे रही थी। वह दोनों लाहौर की इस बड़ी इमारत के बाहर खड़े थे, जहाँ शाम की ठंडी हवाओं की वजह से मौसम खुशगवार था। वह दोनों शहर लाहौर के गाड़ियों के शोर से होते हुए बिल्डिंग के सामने खड़े थे, जहाँ लोग न होने के बराबर थे। माहनूर इर्द-गिर्द का जायजा ले रही थी, जबकि बुराक ड्राइवर को उसका बैग निकालने का कहते खुद भी उसके पास आ गया। चलें? उसका हाथ थामते उसने कहा। हाँ, चलो। माहनूर के एक हाथ में छोटा-सा हैंड कैरी था, जबकि उसका दूसरा हाथ बुराक ने पकड़ा हुआ था। बिल्डिंग के अंदर जाते ही सामने लिफ्ट मौजूद थी। लिफ्ट से होते हुए दोनों मतलूबा फ्लोर पर पहुंचे। फ्लोर पर दाएं जानिब की तरफ मुड़ते वह अपने फ्लैट के सामने मौजूद थे। अपनी जेब से छोटा सा कार्ड निकालते उसने लॉक खोला और अंदर आते फ्लैट की लाइट ऑन की। पूरा फ्लैट रोशनियों में नहा गया। माहिनूर को यह मंजर किसी शहकार से कम न लगा। यह छोटा सा 3 कमरों पे मुश्तमल फ्लैट था, लेकिन जिस तर्ज से उसे सजाया गया था वह वाकई काबिल तारीफ था। यह है हमारा छोटा सा फ्लैट, तुम सुबह उसे देख लेना, अभी जाकर फ्रेश हो जाओ। खाना मैंने ऑर्डर कर दिया है, उससे बाएं जाने बने कमरे की तरफ इशारा करते फ्रेश होने का कहा और खुद भी फ्रेश होने चला गया। दोनों ने फ्रेश होने के बाद खाना खाया। फिर मायनूर हाथ में चाय के कप लिए कमरे में आई, जहां बुराक पहले से ही मौजूद लैपटॉप में मसरूफ था। चाय? उसके साइड टेबल पर चाय का मग रखती वह खुद भी बेड पर उसके सामने बैठ गई। थैंक्स। चाय का मग होठों से लगाते उसने कहा। तुम थोड़ी देर पहले पहुंचे हो सफर करके और अभी से ही ऑफिस के काम में मसरूफ हो गए। हाँ, मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी हो सके अपना पेंडिंग काम मुकम्मल करके सिद्दीक के हवाले कर दूँ। अच्छा, तुम थक गई होगी ना? तुम सो जाओ, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। मेरा थोड़ा वक्त लगेगा उस काम में, तो मैं बाहर लाउंज में जा रहा हूँ। उसे उसके आराम का ख्याल था, इसीलिए उसने कहते हुए अपनी जगह से उठना चाहा, लेकिन अपने बाजू पर महनूर के हाथों की पकड़ देखकर उसने सवालिया नजरों से महनूर को देखा। तुम यहीं बैठकर काम कर लो, मैं सो जाऊंगी, उसने आहिस्तगी से कहा। उसे उसके सीने पर सोने की आदत सी हो गई थी। लेकिन तुम्हें लाइट में नींद नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं सो जाऊँगी। ठीक है। वह आहिस्तगी से मुस्कुराते हुए उसने रूम की लाइट ऑफ करते साइड टेबल पर रखे लैंप को ऑन किया और खुद वहीं बैठ गया। वह बुराक के साथ लेटते उसके बाजू को पकड़े थोड़ी ही देर में थकन होने की वजह से नींद की वादियों में उतर गई। बुराक ने एक नज़र अपने बाजू पर रखे उसके हाथ को देखा, फिर मुस्कुराती नीली आंखों से उसकी बंद आंखों को देखा और दोबारा नजरें लैपटॉप पर जमा दी। अंधेरे कमरे में बेड पर बैठी वो पूरे ध्यान से मोबाइल पर चलती वीडियो को देख रही थी। मोबाइल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसकी आंखों में चमक थी। स्टडी रूम का दरवाजा खुलने की वजह से रूम का वह हिस्सा रोशन हुआ। उसने चेहरा उठाकर ऊपर देखा। जावियार को देखकर उसकी आंखों में फिर से चमक उभरी। वह मोबाइल को साइड पर रखते उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम सोई नहीं अभी तक? अपने हाथ में पकड़े अपने मोबाइल स्क्रीन पर वक्त देखते उसने उससे पूछा। मोबाइल साइड टेबल पर रखते वह खुद बेड पर नींदराज हो गया। नहीं, नींद नहीं आ रही थी। क्यों? उसने उसे देखते हुए अपना बाजू फैलाया। वह उसके करीब आकर लेट गई।
उसके बाजू पर सर रखते जविश ने अपने एक हाथ से उसके गिर्द हिसार बनाया। पता नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चेहरा ऊपर करते जविश ने उसे देखते हुए कहा। सुन रहा हूँ मैं। 2 दिन बाद नील की बाइक रेस है। तो जावियार थोड़ा झिझका था, लेकिन चेहरे के तासुरात नॉर्मल रखे। तो मैंने भी जाना है। वह चौंका था, फिर उसके चेहरे को देखा। तुमने क्यों जाना है? मेरा दिल कर रहा है। किसके साथ जाओगी? जाहिर सी बात है, तुम्हारे साथ। मैं? नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्यों? वह उठ बैठी थी। क्योंकि उस दिन मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में मसरूफ रहूंगा, इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। आंखों में नींद का खुमार लिए उसने वजह बताई। मुझे शौक है एक बार उसे सामने से रेस करते देखने का। वह उदास हुई थी। अच्छा ठीक है, तुम उदास नहीं हो, बुराक के साथ चले जाना। सच्ची? वो खुशी से चहकी। हाँ, लेकिन ध्यान रखना अपना। एक और बात। उसने इजाजत तलब नजरों से जावियर को देखा। हुक्म। अपना बाजू सर के नीचे रखते वह अब फुर्सत से उसे देखने लगा। मैं अपनी बाइक पर जाऊंगी। वह जल्दी से बोली कि कहीं बीच में ही उसकी बात न रोक दे। उसकी वजह जान सकता हूँ? ऐसे ही। उसने कंधे उचकाए, जैसे उस बात की कोई खास वजह नहीं थी उसके पास। ठीक है, लेकिन ख्याल रखना अपना, वहाँ बहुत हुजूम होता है। अपने शौक की वजह से उसने कम दिनों में ही बाइक सीख ली थी, इसलिए जावियार को उसकी बाइक वाली बात से कोई मसला नहीं था। और फिर उसके साथ बुराक भी तो जा रहा था, इसलिए वो उसकी फिक्र से आज़ाद था। अब मैं सो जाऊँ? हाँ। ज़ाविया ने अपना बाजू दोबारा से फैलाया, जिस पर वह अपना सर रखती लेट चुकी थी। अपने दूसरे हाथ से उसके बालों में आराम-आराम से उँगलियाँ फेरता, वह उसे नींद की वादियों में उतार चुका था। वह आरामदायक शर्ट और ट्राउज़र पहने किचन का काम समेट रही थी। बर्तन धोने की वजह से उसके हाथ गीले थे। लंबे ब्राउन बालों को जूड़े में मुकीद किया हुआ था। किचन का काम करने के बाद वह बाहर आई। एक नज़र उसने छोटे से लॉन्च को देखा। सारा काम हो चुका था, तो क्यों न एक बार घर देख लिया जाए। वह फुर्सत से घर की एक-एक चीज़ को देख रही थी। घर छोटा था, लेकिन काफ़ी खूबसूरत रखा गया था। और फिर उसमें रखा जदीद तर्ज का फर्नीचर उसे और खूबसूरत बना रहा था। पूरे घर की सैर करने के बाद वह दोबारा लाउंज में रखे सोफे पर आ बैठी। सामने लगी एलईडी को ऑन करते वह चैनल ढूंढने लगी। जब उसे अपनी पसंद का कुछ न मिला तो तंग आकर उसने पास में रखे अपने मोबाइल को देखा। कुछ सोचते हुए उसने बुराक का नंबर डायल किया, जो कि रिंग जाने के बाद भी रिसीव नहीं हो रहा था। मोबाइल साइड पर रखते वह गहरा सांस लेती दोबारा चैनल सर्च करने लग गई। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद वह अब काफ़ी फ्रेश महसूस कर रही थी, लेकिन घर में कोई नहीं था जिससे वह बात करती, और अकेले यूँ रहने में वह बोर हो चुकी थी। जानमाज़ तय करके रखते वह दोबारा अपने मोबाइल के पास आई और फिर से नंबर डायल किया। उसे अब हल्का-हल्का गुस्सा आने लगा था। मोबाइल साइड रखते वह ड्रेसिंग टेबल की तरफ आई। गीले बालों को खोलते वह कंघा करने लगी। कंघी करते दिमाग में एक सोच आई। एक नज़र उसने ड्रेसिंग मिरर से अपनी आप को देखा और फिर अपनी आई सोच पर लबैक करते वह तेज़ी से कंघी करने लगी। बेड पर रखे अपने दुपट्टे को उठाते उसने हिजाब की सूरत में अपने सर पर लिया, फिर अलमारी की तरफ बढ़ी। ड्रॉर खोलते उसने सामने रखा कंपनी का कार्ड उठाया और फिर तैयार होते वह अपनी मंजिल को निकल गई। कैब के रुकने पर वह कैब से बाहर उतरी। वह अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। नॉर्मल चाल चलते वह बिल्डिंग के अंदर आई। लिफ्ट से होते हुए वह ऑफिस फ्लोर पर आ गई। वह सीधा ऑफिस रूम की तरफ जाने लगी जब उसे अपने पीछे से लड़की की आवाज आई। वह यकीनन रिसेप्शनिस्ट थी, जो अब उससे इंफॉर्मेशन लेगी। हेलो मैम, आपको किससे मिलना है? बुराक से। रिसेप्शनिस्ट ने गौर से उसकी गोरी रंगत और ब्राउन आंखों वाली लड़की को देखा, क्योंकि वह वाहिद लड़की थी जो उसके सर को नाम से मुखातिब कर रही थी। मैम, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है? माई सेल्फ मिसेस बुराक सुल्तान। उसने इतनी हक जताते हुए वाज़े अंदाज पर अपना तारुफ करवाया। ओह सॉरी मैम, सर अभी मीटिंग में है, आप ऑफिस में वेट कर लें। ओके थैंक्स। एक मुस्कुराहट के साथ वह ऑफिस रूम की तरफ गई। वह सताइशी नजरों से रूम की चीजों को छू कर देख रही थी। उस शख्स ने हर चीज इतने सलीके से रखी होगी उसे मालूम नहीं था। तमाम चीजों और फाइल्स को देखने के बाद उसके कदम शानदार टेबल के पीछे रखी सरबराही कुर्सी की तरफ बढ़े। कुर्सी के पीछे ग्लास विंडो थी, जहां से नीचे देखने पर एक अलग ही दुनिया नजर आती थी। लंबी चौड़ी सड़क पर रेंगती हुई गाड़ियां। चूंकि यह ऑफिस बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर था, तो आगे से नीचे देखने पर आपको हर चीज छोटी ही नजर आती थी। सामने खुला नीला आसमान, यूं लगता था जैसे आप हवाओं में उड़ रहे हों। यकीनन यह नज़ारा सूरज गुरूब होने के बाद चांद की रोशनी में ज्यादा खूबसूरत लगता होगा। बाहर का मुआयना करते वह पूरे हक से उसकी कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन सामने ग्लास डोर से नजर आने वाले नज़ारे को देखते उसके चेहरे पर कुछ देर पहले वाले सुकून के तासुरात की जगह अब गुस्से ने ले ली थी। वह जानती थी उसकी सेक्रेटरी है जो सिर्फ अपना काम कर रही है, लेकिन फिर भी इतने करीब खड़े होने की क्या जरूरत है। वह गौर से अब उन दोनों को देख रही थी, जहां उसकी सेक्रेटरी उसके साथ चलते हुए हाथ में फाइल लिए उसे कुछ बता रही थी, और वह ऑफिस रूम के दरवाजे को देखते हुए उसे सुन रहा था। वह जिस बेखबरी से ऑफिस रूम के दरवाजे को देख रहा था, उससे मायनूर को एक बात का अंदाजा हो गया था कि दरवाजे के इस पार सिर्फ अंदर से बाहर की दुनिया नजर आती है। बाहर से देखने वाले को रूम के अंदर के हालात नजर नहीं आते।
उन दोनों को तेज़ी से रूम की तरफ आते हुए देखते वह अपनी एक टाँग पर दूसरी टाँग रखते बहुत हक जताने वाले अंदाज़ में कुर्सी पर सीधी होकर बैठी। मिस सारा, आप आज की मीटिंग के सारे पॉइंट। दरवाज़े खोलते हुए वह अंदर आते उसे कुछ कह रहा था जब सामने कुर्सी पर उसे बैठा देखकर उसके अल्फाज़ों पर ब्रेक लगी। उसने एक आईब्रो उठाकर अपनी बीवी को देखा। सारा भी चौंक कर उसे देख रही थी, जो उसकी बॉस की जगह बैठी थी। वह कुछ उलझन में थी। उसकी उलझन नोट करते मायनूर ने कुर्सी आगे को की और अपने दोनों हाथों को बाहम मिलाते हुए बहुत पुरसुकून अंदाज में बोली, मिस सारा, माई सेल्फ मिसेस बुराक सुल्तान। उसके तारुफ पर बुराक चेहरा झुकाए मुस्कुराने लगा। सारा ने हैरत से बुराक को और फिर उसको देखा। उसे बुराक की शादी का नहीं पता था। समझ आने पर जल्दी से सर हाँ में हिलाती वह आगे बढ़ी और बहुत एहतराम से माहिनूर को सलाम करते हाथ में पकड़ी फाइल को उसने टेबल पर रखा। मैम, आप चाय लेंगी या कॉफ़ी? चाय, मैं भिजवाती हूँ। वह रूम से बाहर निकल गई। उसके जाते ही बुराक चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वह यहाँ-वहाँ देखते हुए कुछ ढूँढने लगी। क्या ढूँढ रही हो? वह उसके करीब खड़े होते हुए खुद भी इधर-उधर देखने लगा। कोई चीज़ जो मैं तुम्हारे सर पर दे मारूँ। बुराक ने हैरत से उसे देखा। मतलब वो उसके सर पर मारने के लिए कुछ ढूँढ रही थी और वह उसकी मदद करवा रहा था। क्यों? मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? मेरे पास। जेब में हाथ डालते उसने मोबाइल निकाल कर सामने किया। हाथ लगने की वजह से स्क्रीन ऑन हुई, जहां मायनूर की मिस्ड कॉल देखकर वह जबरदस्ती मुस्कुराते हुए एक कदम पीछे हुआ। नहीं, जब कॉल उठानी ही नहीं होती तो मोबाइल रखा क्यों है? इसे बेचकर कबूतर खरीद लो ना। वह तो जैसे उसे बख्शने के मूड में नहीं थी। अपनी जगह से खड़े होते वह उसके सर पर पहुंच गई। मीटिंग में था और मोबाइल भी साइलेंट पर था, इसीलिए तुम्हारी कॉल्स का पता नहीं चला। उसका जवाब सुनते वह दो कदम पीछे हुई। उसे थोड़ा रिलैक्स होता देख बुराक भी ढीला हुआ। जब वह अचानक दोबारा से उसके सर पर सवार होती गुस्से से बोली, और यह अपनी सेक्रेटरी के इतने करीब किस खुशी में खड़े हुए थे? लगता है घर से मसाले से भरी कौवा बिरयानी खाकर आई हो, तभी इतने गुस्से में हो। वह चेहरा नीचे किए हल्की आवाज में मिनमिनाया, क्या कहा तुमने? उसे वाज़ेह अल्फाज तो सुनाई नहीं दिए थे, लेकिन कुछ खाने की बात कर रहा था। कुछ नहीं। वह एकदम सीधा हुआ। अगर उसे बता देता कि क्या बोला है, तो उसका तो नहीं पता, लेकिन वह आज उसके गोश्त को ज़रूर जानवरों में बाँट देती। मैंने कुछ पूछा है तुमसे। अपनी बात पर ज़ोर देते उसने कहा। करीब कहाँ खड़ा था, इतनी दूर तो था। तुम दोनों के दरमियान सिर्फ एक इंसान की जगह थी और तुम उसे दूर कहते हो। उसकी जलन पर बुराक को हंसी आने लगी, जिसे बर वक्त वह कंट्रोल कर चुका था और अब वो उसे तंग करने का इरादा रखता था। तो तुम्हें जलन हो रही है? उसने हैरत से पूछा। महानूर का गुस्सा पल में हवा हुआ। मुझे क्यों जलन होगी? नजरें चुराते वह दो कदम पीछे हुई। नजरों में देखकर बात करने की बारी अब बुराक की थी, क्योंकि वह जानता था वह नजरें तभी चुराती है जब वह झूठ बोल रही हो। मान लो तुम्हें जलन हो रही थी। अपनी मुस्कुराहट दबाए वह उसके करीब हुआ। मुझे क्यों होगी? कंधे उचकाते उसने ऐसे कहा जैसे उसकी कुर्बत में किसी और लड़की को देखना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। ठीक है फिर। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि बीच में एक इंसान का फासला भी ना हो। नॉर्मल से अंदाज में वह कहते पलटने लगा। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, वह जल्दी से बोली। बुराक ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। माहिनूर को जब राह फरार दिखाई न दी तो उसने हार मानना मुनासिब समझा। एक ही शौहर है मेरा, फिर उसके करीब भी कोई और आए तो जलन तो होगी ना। ओह गॉड, एक ही शौहर है बस? उसे अब उसकी हालत पर ज्यादा हंसी आने लगी थी। तुम हँस क्यों रहे हो? मुझे दुःख हो रहा है ना तुम पर। एक ही तो शौहर है तुम्हारा। तुम मेरा मज़ाक बना रहे हो? वह कुछ ख़फ़ा हुई। मैम, इतनी बड़ी गुस्ताख़ी नहीं कर सकता मैं। ख़ासे ख़ादमों वाले अंदाज़ में उसने जवाब दिया। महानूर को अपनी कही बात पर अब खुद भी हँसी आने लगी थी। सो मिसेस महानूर सुल्तान, आप वाहिद लड़की हैं जिसने मेरी चेयर पर बैठने की हिम्मत की है। तो तो मेरा हक बनता है। वह बीच में बोल पड़ी। ओह! यस, आपका हक बनता है। आख़िर आपके इकलौते शौहर का ऑफ़िस है ना। अब तुम मुझे इस बात पर कितना तंग करोगे? आंखें छोटी किए वो उससे पूछने लगी। सीने पर हाथ बांधते वह हल्का सा उसकी तरफ झुका। जितना मैं कर सका। जितना मैं कर सका। सरगोशी नुमा आवाज में कहते हुए वह पीछे हुआ। वह जानती थी वह जितना तंग होगी वो उसे उतना तंग करेगा। इसीलिए वह बस उसे घूर ही सकी थी। वैसे तुम यहाँ किस काम से आई थी? वह जानता था वह घर में अकेले तंग हो रही होगी तभी आई है। लेकिन उसे तंग भी तो करना था ना। मतलब मैं यहाँ बिना किसी काम के नहीं आ सकती। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा अब मैंने। मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अब यह कब कहा मैंने? उसे अपना मज़ाक महँगा पड़ने लगा। तो तुम यह कहना चाह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं कहा? मैं बिलावज़ह गुस्सा कर रही हूँ। मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ क्या? खुद को पागल नहीं कहो, यह पागलों की तौहीन है। पहला जुमला कहते उसने उसे बाजू से पकड़कर चेयर पर बैठाया, दूसरी बात पर वह बस सोच ही सका। दरवाज़ा नॉक होने पर उसने इजाज़त दी, चाय उनकी टेबल पर हाज़िर थी। बुराक ने डिस्पेंसर से ठंडा ग्लास पानी का भरकर उसके सामने रखा और इशारे से उसे पीने को कहा। महनूर ने बिना सवाल किए पानी पी लिया, प्यास तो उसे भी लगी थी। मुझसे पहले किसी भी जगह पर तुम जब चाहे आ जा सकती हो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, उसने मोहब्बत से कहा। जानती हूँ।
एक अदा से कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर सामने रखा चाय का कप उठाया। चाय का कप उसके हाथ से फिसला और पूरी चाय पास रखी फाइल पर गिर गई। वह हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठी और फाइल को उठाकर साइड पर रखा। बुराक ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ा और उल्टा सीधा करके उसे देखने लगा। ज़्यादा गर्म तो नहीं थी, जलन तो नहीं हो रही है ना तुम्हारे हाथ पर? वह घबराया हुआ लग रहा था, उसकी आँखों में फ़िक्र की लकीर वाज़ेह थी। वो उसकी फ़ाइल की फ़िक्र कर रही थी और वह उसके हाथ की। मैं ठीक हूँ, हल्की-सी चाय गिरी है, लेकिन वह तुम्हारी फ़ाइल। उसने दूसरे हाथ से फ़ाइल की तरफ इशारा करते हुए उसका ध्यान वहाँ ले जाना चाहा। उससे ज़्यादा ज़रूरी इस वक़्त तुम्हारा हाथ है। मैंने पूछा जलन तो नहीं हो रही ज़्यादा? फ़ाइल को सिरे से इग्नोर करते उसने दोबारा अपना सवाल दोहराया। जवाबन मायनूर ने सर नफ़ी में हिलाया। बुराक को थोड़ी तसल्ली हुई। उसने इंटरकॉम पर सारा को अंदर आने का कहा। यस सर। मिस सारा ये साफ करवा दें। वह टेबल के आगे से हटा। सारा ने एक नज़र टेबल को देखा जिस पर रखी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल चाय में नहा चुकी थी। उसकी नज़रों का ज़ाविया अब घबराई हुई मायनूर पर था और फिर बुराक पर जिसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात नहीं थे। ओके सर। वह सर हिलाती बाहर चली गई और कुछ देर में वहां सफाई होना शुरू हो गई। बुराक महानूर को लिए उसी रूम में रखे सोफे पर बैठ गया। वह मुसलसल सफाई करते हुए उन दोनों आदमियों को देख रही थी और पास में खड़ी सारा को जो उन्हें काम बता रही थी। थोड़ी देर में सफाई हो चुकी थी, इतना सा काम था और तुम फजूल में घबरा गई थी। देखो सफाई हो चुकी है, सब कुछ पहले जैसा हो गया। वह इतने आराम से कह रहा था और मायनूर ने फाइल को देखा। हाँ, बाकी सब पहले जैसा हो गया था, लेकिन फाइल तो खराब हो गई थी। उसकी खैर है, दोबारा बन जाएगी। उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखते हुए बुराक ने कहा, सॉरी। मैं पता नहीं क्यों इतनी जल्दी में बदनज़मी से काम करती हूँ। अपने हाथों की हथेलियों को मसलते हुए उसने शर्मिंदगी से कहा, मैंने तुमसे ज़्यादा परफेक्ट लड़की आज तक नहीं देखी। उसने बिना झिझके बहुत आराम से उसे लाजवाब किया क्योंकि वह वाहिद औरत थी जो उसकी मोहब्बत और तवज्जो की हकदार थी। और उसकी नज़र में दुनिया की सबसे परफेक्ट लड़की जो उसे किसी बंजर कोख में फूटने वाली उम्मीद से भी ज़्यादा अज़ीज़ थी। वह कुछ न कह सकी। वह जानती थी यह शख्स उसे कभी कुछ नहीं कह सकता। चाय का मग हाथों में लिए वह दोनों ही चांदनी रात के साए तले बैठे दूर तक जगमगाती रोशनी को देख रहे थे। सरसराती हवाओं के ठंडे झोंके उनके वजूद से टकरा रहे थे। भाप उड़ाती गर्म चाय अपनी हलक से उतारते वह खामोशी से एक दूसरे की गुर्बत को महसूस कर रहे थे। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? उसकी तरफ रुख मोड़ते वह जोश से कहने लगी। और उसकी बात पर वह हंस दिया क्योंकि वह जानता था अब वह उसे हमेशा की तरफ पूरे दिन की रूटीन सुनाएगी। और उसने वही किया। वह बोलती जा रही थी और वह बहुत गौर से उसे सुन रहा था। वो उसके हिलते लबों को देखता, फिर हवा में लहराते उसके बालों को और फिर उसके हाथों की हरकत को। वह अक्सर 2 बातों में उलझ जाता था कि उसे देखना ज़्यादा पसंद है या सुनना। उसे ज़्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं थे, लेकिन जब वह बोलना शुरू होती तब वह दुनिया की हर चीज़ से दस्तबरदार होकर उसे सुनता था, क्योंकि उसे बातें करते हुए देखना उसका महबूब नज़ारा था। चेहरा भी होगा दिलकश, मगर रश्क तो आता है उसकी बातों पर। तुम मुझे संभल जाने का कहते हो? हाँ, तुमने देखा जो नहीं उसे, मेरी आँखों से। दोपहर में जहाँ सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, वहीं साथ में हल्की-हल्की ठंडी हवाएँ भी उस चमक के साथ झूम रही थीं। ऐसे में वह बाहर लाउंज में रखी कुर्सी पर बैठे दोनों पाँव ऊपर किए नॉवेल पढ़ने में मसरूफ़ थी। मुस्तफ़ा जो उसे ढूँढता हुआ बाहर आया था, सामने उसे किताब में मसरूफ़ देखकर उसके साथ आ खड़ा हुआ। सुनो, हुरिया ने चेहरा उठाकर उसे देखा। धूप के बाद से आँखें चमक रही थीं और फिर उस पर बादामी रंगत। इतना खूबसूरत क्यों था यह मंज़र कि वह देखता रह गया और बात बात तो वह भूल ही गया था। आपकी आँखें भी क्या मुसीबत है, मैं कुछ कहने आया था भूल गया। उसे आज से पहले स्याह रंग इतना खूबसूरत भी नहीं लगा था जितना अब लगता है। हूर हँस दी। वो उसके साथ रखी कुर्सी पर बैठ गया। यूं ही बस एक शेर तुम्हारे नाम किया, 10-20 बार उस पर मुकर्रर कहा गया। सोचो किस कदर है हसीन वो आंखें जिन्हें 21वीं सदी में समंदर कहा गया। क्या कहने आए थे? हूर ने किताब बंद करके एक साइड पर रख दी। सोचने दो अब। नीचे बिछी घास को देखते हुए वो सोचने लगा। हाँ, क्या आप मेरे साथ आज डिनर पर जाएंगी? लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है। और अगर मैं ना कहूँ तो? उसने शरारत से कहा। ठीक है, आते हुए आइसक्रीम भी खा लेंगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हूर ने आंखें सिकेड़ उसे देखा। ठीक है, अब आप इतना इसरार कर रही हैं तो चले जाते हैं। मुस्तफ़ा ने हंसी दबाए खासे एहसान जताने वाले अंदाज में कहा। मैंने कब इसरार किया? हूर होंकों की तरह उसे देख रही थी। अच्छा अच्छा, अब रोना नहीं, चले जाएंगे। मुस्तफ़ा ने उसके करीब होते उसके सर पर हाथ फेरते उसे पचकारा। हूर ने हल्का सा मुक्का उसकी कमर में रसीद किया, जिस पर उससे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा और अब वह उसकी हालत पे हंस रहा था। वह दोनों आज दोपहर को ही रोशनियों के शहर वापस लौट आए थे। बुराक ने उन 2 दिनों में अपना सारा पेंडिंग काम मुकम्मल कर लिया था और अब वह यहीं से सब हैंडल करने वाला था। थकावट के बाद वह दोनों आते ही आराम के गर्ज से सो गए थे और अब बिल्कुल फ्रेश मूड के साथ सुल्तान मेंशन के बाकी नफूस के साथ बैठे बातों में मशगूल थे। साथ हल्का फुल्का खाना और चाय भी चल रही थी।
माइनूर बेटा, तुम्हारे ये 2 दिन कैसे गुज़रे वहाँ? अकेले तंग तो नहीं हुई? या इस साहबज़ादे ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? मेहताब साहब तो चाहते ही यही थे कि कोई उनके साथ मिलकर बुरा की बुराई करे, और अभी तो उन्हें जैसे उसकी टाँग खींचने का मौका मिल गया था। अंकल, मैं अकेले वहाँ बहुत बोर हुई थी और इसने मुझे लाहौर भी नहीं घुमाया। मासूम सी शक्ल बनाते उसने बताया। बुराक को तो जैसे हैरत का झटका लगा था, क्योंकि जहाँ तक उसे याद पड़ता है, उसने लाहौर की कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ वह दोनों घूमे ना हों। क्यों भाई, क्यों नहीं घुमाया तुमने हमारी बेटी को? अंकल, ये अपने ऑफिस से ही फारिग नहीं होता था। पता नहीं ऑफिस में ऐसा कौन सा काम था जो पूरा ही नहीं हो रहा था। उसने लफ्जों पर जोर देते शरारत से उसे देखते हुए कहा। डैड, असल में ना मेरा ऑफिस में दिल लगा रहता है। ऑफिस के कामों में वह भी कहाँ पीछे रहने वाला था। कोई बात नहीं अंकल, दोबारा जाएंगे ना तब घूम लेंगे। वैसे भी ये 2 दिन पता ही नहीं चले कैसे गुजर गए। हाँ, असल पता तो मुझे चला था। इस जैसी शेरनी को अकेले संभाला है मैंने। उसने ठंडी आह भरते हल्की आवाज में कहा, जो बाकी तो किसी ने नहीं सुनी लेकिन महानूर ने लाजमी सुना था। अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। किसने कहा था मुझसे शादी करने को? उसने जैसे उसे चैलेंज किया। इतनी हसीन सजा हो तो मैं सारी उम्र भुगतने के लिए तैयार हूँ। नीली आंखों में शौकियां लिए उसने जवाब दिया। बदले में वह बस उसे एक घूरी से नवाज सकी। आयशे, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? माहिनूर ने उससे ध्यान हटाते आयशे से पूछा। अच्छी जा रही है। वैसे तुमने लॉ ही क्यों चूज किया? हाँ, क्या करोगी तुम वकील बनकर? बहस करना तो तुम्हें आती नहीं है। बुराक पट से बीच में बोला था। भाई देखिए ना इसे। आयशे ने अपनी तरफदारी के लिए जावियार को पुकारा। हाँ, कोर्ट रूम में जाकर भी यही करना भाई। बुराक ने ठीक उसी अंदाज में भाई कहा कि बाकियों समेत आयशा को भी हंसी आ गई। बुराक, मुझे कुछ बात करनी है। जावियार थोड़ा संजीदा हुआ। हाँ कहो। मैं सुबह से हॉस्पिटल में बिजी था और अभी थोड़ी देर में मुझे फिर एक काम से जाना है। वह कुछ देर रुका। तो तुमने सविश को लेकर नील की रेस में जाना है? बुराक को हैरत हुई। क्या मतलब, भाभी वहां जाएंगी? उसने एक नजर जविश को देखा। बुराक ने आईब्रो उठाए, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। जाविया ने उसे आंखों के इशारे से मुतमईन किया। वह सर इस्पात में हिलाता पीछे होकर बैठ गया। चांदनी रात में जहां आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे, वहीं हाईवे की यह तवील सड़क भी रोशनियों में नहा रही थी। हर तरफ लोगों का हुजूम था और शोर इतना था कि साथ खड़े इंसान की बात सुनना भी मुश्किल था। तमाम लोग एक बार फिर इस रेस को देखने आए थे। शाहज़ैन मलिक अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। जविश ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने साथ खड़े बुराक को पुकारा। शोर की वजह से वो उसकी आवाज़ सुन न सका। जविश ने उसे बाजू से पकड़कर हिलाया, जिससे वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। जी भाभी, यहाँ हर बार इतना ही शोर होता है क्या? उसने कदरे ऊंची आवाज़ में पूछा। जी हाँ, यह तो आ गया है। नील कब आएगा? आ जाएगा, वह हर बार लेट आता है। बुराक ने मुस्कुराते हुए बताया। उसे जविश की हालत पर हंसी आने लगी थी, जो चेहरे से इस वक्त बेजार नजर आ रही थी। उसके साथ पहले भी नील की रेस हुई थी ना? हाँ, और यह हारा था, तो इस बार फिर हारने आ गया। कुछ लोग अपनी हार तस्लीम नहीं कर पाते, इसलिए वह हर बार अपनी अना की तस्कीन के लिए वही काम करते हैं कि शायद इस बार जीत जाएं, और यह उन्हीं लोगों में से एक है। दूसरी बार हारेगा, उसे कितना दुख होगा ना? उसने अफसोस से कहा। आप इतने यकीन से कह सकती हैं कि वह दोबारा हारेगा? हाँ, तो जाहिर सी बात है, मुकाबिल इंसान नील है, उसको तो शिकस्त ही मिलनी है। उसने पूरे यकीन से कहा। कि बुराक ने उसकी इस कदर यकीनी पर तालियां बजाईं। लोगों के शोर में अचानक बाइक की टायर की आवाज गूंजी, और यह आवाज लम्हे ब लम्हे तेज होती जा रही थी। जविश ने चेहरा घुमाकर आवाज के ताकुब में देखा, जहां दूर से 2 बाइक करीब आती हुई दिखाई दे रही थी। वह दोनों बाइक स्टार्टिंग लाइन से थोड़ी पीछे आकर रुकी। वह दोनों आपस में कोई बात कर रहे थे। वह दूर से बस उन्हें देख ही सकी थी। उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर एक बाइक सवार स्टार्टिंग लाइन पर आकर खड़ा हुआ। जविश आंखों में खुशी लिए उसे देख रही थी, जिसने ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक शर्ट और ऊपर जैकेट पहनी हुई थी। हेलमेट पहने वह बाइक पर बैठे एक पांव जमीन पर टिकाए अपनी दस्ताने ठीक कर रहा था। कई 27 नजरें उस वक्त उसे देख रही थी। वह अपने आसपास लड़कियों की ठंडी आहें सुन पा रही थी, जो उसे देखते हुए कमेंट्स पास कर रही थी। बेस्ट ऑफ लक। तुम्हें भी। उम्मीद करता हूँ कि तुम आज के बाद दोबारा कभी हारने नहीं आओगे। हेलमेट का शीशा उसकी आंखों से ऊपर था। उसने मुकाबिल की आंखों में देखते हुए कहा। गेम शुरू होने से पहले ही नतीजा सुना दिया तुमने। हो सकता है गेम का इख्तिताम कुछ और ही हो। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मैं अपने मुकाबिल को इख्तिताम बदलने का मौका ही नहीं देता। तो तुम्हें लगता है कि तुम आज की रेस भी जीत जाओगे, जबकि आज की रेस काफी पेचीदा है। उसने उसे याद दिलाया कि आज की रेस हमेशा की तरह नहीं है, क्योंकि इस रेस की जगह शाहजैद मलिक ने चुनी थी, और यह रेस खाली सड़क पर नहीं बल्कि ट्रैफिक के दरमियान होने वाली है। कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं मैं। तुम खुद पर ध्यान दो। इतनी ज्यादा खुद एतमादी अच्छी नहीं होती। मेरे ख्याल से इंसान के जीतने के लिए सबसे पहली सीढ़ी खुद एतमादी होती है। ध्यान से, कहीं तुम्हें तुम्हारी खुद एतमादी न ले डूबे। उसने गहरा तंज किया, जिससे मुकाबिल के चेहरे पर मुतमईन मुस्कुराहट ने अहाता किया। मैं अपने मुकाबिल को खुद से कमतर नहीं समझता, लेकिन ज्यादा भी नहीं समझता। मेरी यही सोच मुझे गुरूर और उस खुशफहमी से बचाती है।
आज की रेस तुम्हें हमेशा याद रहने वाली है। उसकी आंखों में शरारत थी जिसे नील ने महसूस किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। रेस स्टार्ट होने वाली थी। साइड पर खड़ी लड़की ने अपना पिस्टल वाला हाथ ऊपर किया। नील ने एक नजर भरे मजमे को देखा और उसी के साथ गोली की तेज आवाज हवा में गूंजी। नील ने हेलमेट का शीशा नीचे किया और जन से बाइक भगा ले गया और पीछे सिर्फ धूल थी। अभी उन दोनों को ट्रैफिक पर आए थोड़ा ही वक्त हुआ था कि नील को यूं महसूस हुआ जैसे कुछ गाड़ियां उसके पीछे ही चल रही हैं। उसने गर्दन घुमाकर शाहजान मलिक को देखा, जो तकरीबन उसके साथ ही था। आखिरी रेस मुबारक हो दोस्त। शाहजान मलिक की तेज आवाज उसे सुनाई दी और उसी के साथ वह वहां से आगे निकल गया। उसे कुछ समझ ना आया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अपने दोनों एतराफ से दो स्याह गाड़ियां दिखाई दी। उसने अपनी बाइक की स्पीड स्लो की और उसी के साथ उन गाड़ियों की स्पीड भी स्लो गई। वह बिल्कुल उसके साथ साथ जाने लगी। उसे समझ आ चुका था कि वह उससे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। वेरी बैड, उसने हल्का सा सर नफे में हिलाते अपने आप से कहा और बाइक की स्पीड हद दर्जा तेज कर दी। दो स्याह गाड़ियों के दरमियान उसकी बाइक हवा से बातें कर रही थी। उसकी नजर अपने सामने जाती सीधी सड़क पर थी। एक तिरछी निगाह उसने उसी रोड की दाएं तरफ निकलती एक दूसरी सड़क पर डाली और फिर अपनी बाइक की सिमत भी दाएं जानिब निकलती सड़क की तरफ की, जिसकी देखा देखी उन दोनों स्याह गाड़ियों ने भी अपना रुख दाएं जानिब मोड़ दिया। नील ने उस सड़क पर जाने से पहले ही अपनी बाइक रोक दी थी, लेकिन वह गाड़ी जितनी स्पीड में थी, वह अचानक ब्रेक नहीं लगा सकी और इस वक्त वह दाएं जाने वाली सड़क पर थी। नील ने पीछे से एक नज़र उन दोनों गाड़ियों को देखा और फिर चेहरे पर फातिहा मुस्कुराहट सजाई। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अपनी बाइक का रुख दोबारा से सीधी सड़क की तरफ किया। अब उसे किसी भी हालत में शाहज़ैन मलिक तक पहुंचना था। रेस जहाँ से शुरू हुई थी दोबारा उसी पॉइंट पर खत्म होनी थी, इसीलिए वह सब वहाँ खड़े उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। जविश की नज़र नील के साथ आए दूसरे साथी पर थी, जो अपनी बाइक पर बैठा मोबाइल में मशगूल था, और उससे थोड़ा फासले पर शाहजैन मलिक के साथ आए दो साथी खड़े थे। वह लगातार उसे देखते हुए कुछ सोच रही थी। आखिरकार उसने अपने दिमाग में आए सवालात बुराक से पूछना ही मुनासिब समझा। मेरी बात सुनो। जी। ये जो नील के साथ आते हैं, ये रेस क्यों नहीं करते हैं? अब ये तो उन्हें ही पता होगा। यह भी है, और ये हमेशा तीन साथी आते हैं ना, आज दो क्यों है? हो सकता है तीसरा साथी इस वक्त दही लेने गया हो। उसने बिल्कुल संजीदगी से जवाब दिया। क्या? अब आप भी तो मुझसे ऐसे पूछ रही हैं जैसे वो तीनों हर जगह जाने से पहले मुझे बताकर जाते हैं। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे क्या तुम्हारे भाई को बाइक चलानी आती है? बुराक ने उसे देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोला। नहीं, उन्हें बाइक चलानी नहीं आती। देखो, पता था मुझे। उसने चुटकी बजाते हुए जल्दी से कहा। हाँ, उन्हें बाइक उड़ानी आती है। उसने अपनी हंसी कंट्रोल की। जावियर को बाइक चलानी आती है? आंखों में चमक लिए उसने पूछा। हाँ, कभी-कभी उड़ा लेते हैं वो बाइक को। वह अब बाकायदा हँसने लगा। ज़विश की चमक बुझ गई। उसे लगा वह उसका मज़ाक बना रहा है। मोबाइल की रिंगटोन बजी। स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखकर उन दोनों के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। उन दोनों ने अपने कुछ फासले पर खड़े नील के साथी को देखा और कॉल उठाई। हेलो। हाँ, बोलो। वह एक्सीडेंट हो गया है। किस जगह हुआ है? हाईवे पर ही हुआ है। ओह! कैसा है अब वह? ज़्यादा तो नहीं लगी उसे? उसने कदरे ऊँची आवाज़ में जवाब दिया कि नील के साथी की समात से उसके अल्फाज टकराए। दुःख हुआ मुझे। तुमने उसके साथी को बताया? नहीं, शायद उसे नहीं पता। सब्र कर, मैं उसे इत्तला दे दूँ। न जाने मुकाबिल क्या कह रहा था। उसने खुशी से उसकी बात ही नहीं सुनी और आगे बढ़ गया। सुनो, तुम्हें कुछ इत्तला देनी है। वह उन दोनों के मुतवज्जा करने पर भी खामोश रहा, अलबत्ता चेहरा उठाकर उन दोनों को देखा था। अफ़सोस के साथ बताना पड़ रहा है कि हाईवे पर नील का एक्सीडेंट हो गया है। उन दोनों ने जितने आराम से बताया था, मुकाबिल को इतनी ही ज़ोर से झटका लगा था। क्या बोल रहे हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम दोनों का? वह भड़क उठा था। ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। तुम्हें चलकर अपने साथी को देख लेना चाहिए। बिना वक्त जाया किए वह बाइक पर बैठा और एक लम्हे में सबकी नजर से गायब हुआ। चलो, अब दुश्मन ही सही, लेकिन दुनियादारी के लिए हमें भी चलकर देख लेना चाहिए। हाँ, चलो देखते हैं कितनी लगी है, कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। तो उन दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे को ताली मारी और अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल गए। बुराक भरे मजमे में खड़ा उन तीनों को देख रहा था। दो के चेहरे पर इत्मीनान था और तीसरे के चेहरे पर परेशानी। और फिर उसका अचानक वहां से जाना बुराक को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसका फोन बजा। उसने कॉल उठाई। क्या हुआ है? कोई परेशानी है क्या? उसने यकदम सवाल पूछा। जविश भी उसकी तरफ मुतवज्जा थी। न जाने मुकाबिल ने क्या जवाब दिया कि बुराक के चेहरे का रंग भग से उड़ा। क्या हुआ है बुराक? भाभी, हमें चलना चाहिए यहाँ से जल्दी। वह जल्दी से मजमे से जगह बनाता जविश को लेकर बाहर निकला। लेकिन हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। आप चले, मैं बताता हूँ। वह दोनों अपनी बाइक पर बैठे। लेकिन जाना कहाँ है? उसने हेलमेट पहनते हुए परेशानी से पूछा। भाभी, मैं जहाँ जा रहा हूँ, आप बस मेरे साथ साथ चले। उन दोनों ने अपनी अपनी बाइक स्टार्ट की। उसकी परेशानी देखते हुए जविश ने कोई सवाल नहीं किया, बस उसके साथ चल दी। कुछ ही देर में वह हाईवे पर पहुंच चुके थे। बुराक ने बाइक रोकी और हेलमेट उतारा। जविश भी उसके पीछे थी। बाइक से नीचे उतरते उसने एक नज़र बुराक को देखा और फिर कुछ फासले पे लोगों के मजमे को देखा। यहाँ क्या हुआ है? वह बुराक के करीब खड़ी थी। बुराक खामोश नजर से मजमे को देख रहा था। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, यहाँ क्या हुआ है? उसने दोबारा अपना सवाल दोहराया।
नील का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी नज़र अब भी मजमे पर थी। वह आगे नहीं बढ़ा था, उसके पाँव जम गए थे। नील? लेकिन कैसे? और उसके साथी कहाँ हैं? मुस्तफ़ा वहीं पर है, उस मजमे में। मुस्तफ़ा भाई? वह अब उलझ रही थी। बुराक, क्यों पहेलियाँ बुझा रहे हो? साफ-साफ बताओ क्या हुआ है? बुराक अब उसकी तरफ पलटा और गहरा साँस लेने के बाद बोला, नील उर्फ ज़ावियार भाई का एक्सीडेंट हुआ है और मुस्तफ़ा भी वहीं है। ज़बिश की आंखों में उलझन थी। फिर अल्फाज कानों में जज़्ब होने के बाद उनमें हैरत उभरी। उसने यकलखत मजमे को देखा। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़, लोगों की बातों की आवाज़, गाड़ियों के हॉर्न, बस सब कुछ नज़रअंदाज किए आगे बढ़ी। बुराक भी उसके पीछे गया। वह एम्बुलेंस की तरफ जा रही थी। उसके पाँव से जान निकलने के करीब थी। किसी अज़ीज़ से दूर जाने का ख़्याल भी कितना जानलेवा होता है। क़यामत से पहले भी एक क़यामत गुज़रती है। उसे अपना साँस रुकता हुआ महसूस हुआ। उससे पहले कि वह मर्दों के मजमे में जाती, किसी मर्दाना हाथ ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वह सीधी उसके सीने से टकराई थी। जानी-पहचानी खुशबू उसके नथनों से टकराई। उसने चेहरा उठाकर ऊपर देखा। वह शख़्स हेलमेट पहने हुए था, जिससे चेहरे तो नहीं लेकिन उसकी नीली आँखें नज़र आ रही थीं। ज़विश ने बेयकीनी से उसे देखा, फिर काँपते हाथों से उसका हेलमेट उतारा। उसे शायद अब भी यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए अपने हाथों से उसके चेहरे को छूकर महसूस करने लगी। मुकाबिल ने उसके हाथों की लड़खड़ाहट देखकर उसके उसके दोनों हाथों को थामा। वह अब भी खामोश नज़रों से उसे देख रही थी। मुकाबिल ने उसे अपने साथ लगाए हुए उसका सर थपथपाया। वह बेजान से उसके साथ लगी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कुछ देर पहले उसके साथ हुआ क्या था। कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं। उसकी मेहरबान आवाज़ कानों में गूंजी। ज़विश ने यकलख्त उसके गर्द अपने मज़बूत हाथों का इसार बनाया। किसी की आवाज़ सुनने से यूँ अचानक सांस आती है, उसे आज मालूम हुआ था। कभी-कभी किसी अपने की आवाज़ भी आपको ज़िंदगी की तरफ लौटा सकती है, आपकी ज़िंदगी को नई ताज़गी बख्श सकती है। अगर तुम अकेले में इतने प्यार से गले लगती तो मैं तुम्हें कभी दूर होने का नहीं कहता। लेकिन इस वक़्त हम मेन हाईवे पर खड़े हैं। ज़विश पीछे हुई। उसकी आँखों में आँसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। ज़ाविया ने उसका सर थपथपाया। भाई, वह आंधी की तरह आया और उसके गले लगा। अगर वह बर वक़्त खुद को न सँभालता तो दोनों अभी सड़क पर गिरे होते। कैसे हैं आप? अभी वह कोई जवाब देता उससे पहले फिर से उसे किसी ने ज़ोर से गले लगाया था। कैसा है? मुस्तफ़ा की परेशान आवाज़ आई। अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन जितनी ज़ोर से तुम लोग गले लग रहे हो, ज़रूर मेरी पसलियाँ टूट जानी हैं। कहीं लगी तो नहीं? उसकी बात को सिरे से इग्नोर करते हुए दोनों उसके आगे-पीछे से मुड़कर उसके बाजू, सीने और कमर पर हाथ फेरते चेक करने लगे। कहीं नहीं लगी यार, पीछे हटो। वो उनके हाथों को पीछे करते हुए खुद भी पीछे हटा। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? उसने पास से गुजरती एम्बुलेंस को देखते हुए पूछा, जिसमें शाहज़ैन मलिक का वजूद था। ज़ावियार ने उसे देखा, फिर दुःख से गहरा साँस भरा। मैं नहीं जानता कि कैसे हुआ। मैं उसी रास्ते से आ रहा था जब मैंने यहाँ लोगों का मजमा देखा और दूर पड़ी हुई बाइक, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने यह बाइक कहीं देखी है। और फिर जब मैं आगे गया तो ये सब हुआ हुआ था। खैर, इंसान जैसा करता है वैसा भरता है। आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी उस गड्ढे में गिरोगे, उसने अफ़सोस से कहा। क्या मतलब? बुराक को आखिर वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। आजा बताता हूँ। उसने अपना हेलमेट पहना और थोड़ी दूर खड़े शाहज़ाद मलिक के साथियों की जानिब गया। एक साथी एम्बुलेंस में गया था, बाकी तीनों भी अभी वहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन नील और उसके साथियों को अपनी तरफ आता देखकर रुक गए। मैं तुम तीनों को कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उस वक़्त तुम तीनों का वाक़ई बड़ा नुकसान हुआ है, नील ने उन्हें देखते हुए कहा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जीतने के लिए दूसरे को गिराने से बेहतर है कि अपने कदम मज़बूती से जमा लें, क्योंकि जैसी नीयत की जाए वैसा ही फल मिलता है। तुम लोगों ने मुझे मारने का इरादा किया था, लेकिन देखो क्या हुआ। वह उन तीनों को कह रहा था। बुराक ने अचानक उन तीनों के चेहरे को देखा, उसे अब जाकर समझ आया था। वैसे ये हुआ कैसे? मुस्तफ़ा ने उससे सवाल किया। तीनों ही शर्मिंदा नज़र आ रहे थे। फिर उनमें से एक ने कुछ देर पहले का हुआ पूरा वाक़या सुनाना शुरू किया। कुछ देर पहले वह हाईवे के रोड पर तेज़ी से बाइक चलाते हुए आगे निकल रहा था। आस-पास की गाड़ियों की स्पीड भी हद दर्जा तेज़ थी। उसकी आँखों में जीत की चमक थी। कानों में लगे ब्लूटूथ पर किसी की आवाज़ उभरी। हाँ, बोलो क्या कह रहे हो? अच्छी खबर सुनाना। वह बचकर निकल गया। मुकाबिल ने हिचकिचाते हुए बताया। क्या? उसे अचानक शॉक लगा। उसने बेसाख्ता ही ब्रेक लगाई। तेज़ स्पीड में अचानक लगाई गई ब्रेक की वजह से बाइक का तनफ़्फ़ुज़ बिगड़ा और बाइक ज़मीन पर रगड़ती हुई आगे गई। मुकाबिल को फ़ोन के स्पीकर से शोर सुनाई देने लगा। कुछ गिरने की, टूटने की ज़ोरदार आवाज़ आई और फिर गाड़ियों की तेज़ हॉर्न की आवाज़ कानों में बजने लगी। एक लम्हा लगा था उसे सब समझने में। शाज़ैन! शाज़ैन! वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाया था मगर जवाब निदार। उन दोनों ने परेशानी की हालत में एक-दूसरे को देखा और फिर किसी को कॉल लगाते हुए दोनों अपनी-अपनी गाड़ियों में बैठकर वहाँ से निकले। वह बताने के बाद खामोश हुआ। मैंने तुम लोगों को सिर्फ़ अपना मुकाबिल समझा था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपना दुश्मन समझ लिया था। हार को कभी भी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, वरना बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। वह बहुत आराम से कहते हुए वहाँ से आगे निकल गया। मुस्तफ़ा भी उसके साथ चलने लगा। क्या लगता है वह बच जाएगा? मुस्तफ़ा ने रोड पर गिरे खून को देखा और फिर उससे पूछा। हाँ, बच जाएगा, इतनी नहीं लगी उसे।
लेकिन शायद ही दोबारा कभी रेस कर पाए क्योंकि उसकी टाँग की हड्डी टूट चुकी है। शायद ज़मीन के साथ ज़्यादा देर रगड़ने की वज़ह से। उसने बस इतना ही कहा। "ये दोनों कहाँ हैं?" ज़ावियार ने अपने साथ देखते हुए पूछा। पता नहीं, दोनों ने रुककर 1 सेकंड एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ चलते पलटे और उन दोनों को देखा जो शाज़ेन के साथियों के साथ खड़े उन्हें कुछ कह रहे थे। बुराक ने एक के कंधे पर हाथ रखा था जबकि ज़विश उँगली उठाए उन्हें कुछ कह रही थी। देखो मेरी बात सुनो, बुराक ने उनमें से एक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मेरे भाई ने तुम लोगों को माफ़ किया होगा लेकिन हम दोनों ने नहीं। उसने अपनी और ज़विश की तरफ इशारा करते कहा जिस पर ज़विश ने भी ज़ोर-शोर से सर हिलाया। मैं तो कहता हूँ कि अच्छा ही हुआ उसका एक्सीडेंट हुआ। उसे भी तो पता चले कि जो तकलीफ़ वो किसी और को देना चाह रहा था, वो खुद के साथ हुआ तो कैसा महसूस होता है। पहले उसे शाज़ैन के एक्सीडेंट का सुनकर दुःख हुआ था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वह एक्सीडेंट उसके भाई के लिए सोचा गया था, तो उसका दुःख पल में गायब हुआ। हाँ, और तुम लोग मेरे शौहर को तकलीफ़ देना चाह रहे थे ना, अच्छा हुआ तुम लोगों के साथी के साथ। मैं तो कहती हूँ वह अब दोबारा कभी रेस ना कर पाए और हाँ, मेरा शौहर ना हर चीज़ में परफ़ेक्ट है। उसे हराने के लिए तुम लोगों को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, समझे? वह शहादत की उँगली उठाए उन्हें वार्न करने लगी। वह कैसे उन लोगों को बिना कुछ कहे छोड़ सकती थी? वह दोनों जाने लगे जब कुछ याद आने पर बुराक फिर रुका। और हाँ, ही इज़ नॉट जस्ट अ बाइकर, ही इज़ अ गेम चेंजर। उसके अंदाज़ में फ़ख्र था। वह दोनों वहाँ से पलट गए। बुराक ने आईब्रो उठाकर ज़विश को देखा, जैसे पूछना चाह रहा हो कि सही कहा ना? ज़विश ने फ़ख्री अंदाज़ में उसका कंधा थपथपाया। उन दोनों ने नहीं सुधरना। ज़ाविया ने उन दोनों के चेहरे पर मचलती हँसी को देखकर सर नफ़ी में हिलाया, क्योंकि वह जानता था यह दोनों ज़रूर उन्हें कुछ सुनाकर ही आए होंगे। क्या कहकर आए हो तुम दोनों उन्हें? ज़ाविया ने आँखें छोटी करते पूछा। कुछ नहीं, हम तो बस इज़हार-ए-अफ़सोस करके आए हैं उनके साथ। बुराक ने कंधे उचकाए। हाँ, ये सही कह रहा है। ज़विश ने भी उसका साथ दिया। जानता हूँ मैं कैसा इज़हार-ए-अफ़सोस किया होगा तुम दोनों ने। वह बड़बड़ाते हुए बाइक की तरफ बढ़ा। मुस्तफ़ा ने एक नज़र उन दोनों को देखा, फिर हँसते हुए अंगूठा दिखाया। वेल डन। वह तीनों एक साथ मुस्कुराए। आप दोनों को भी रेस लगानी आती होगी ना? वह चारों चल रहे थे जब ज़विश ने पूछा। नहीं, हम बाइक चला लेते हैं, यही बड़ी बात है। मुस्तफ़ा ने जवाब दिया। झूठ नहीं बोलिए, उसने मुँह बनाया। अच्छा भाई नहीं बोलते झूठ। हाँ, हमें भी आती है। मुस्तफ़ा ने हार मानी। ज़ावियार हँस दिया। वह जानता था उसकी अगली बात क्या होगी। तो ठीक है फिर हम चारों रेस लगाते हैं। हार जाएँगी आप मुझसे। बुराक ने अपना कंधा झाड़ते हुए एक अदा से कहा। तो ठीक है, रेस लगा के देख लेते हैं। मैं तो तुम्हारे इस बाइकर भाई को भी हरा दूँ। उसने इतने आराम से कहा कि बुराक ने रुक कर उसे देखा। मतलब वाक़ई में वो उसे तो ठीक लेकिन ज़ावियार को हराने की बात कर रही थी। तो हो जाए मुकाबला, बुराक ने चैलेंज किया। मैं तो तैयार हूँ। वह अपना हेलमेट पहनती बाइक पर जा बैठी। ज़ावियार ने गर्दन मोड़कर उन्हें देखा, फिर उनके करीब गया और गहरा साँस लेते हुए बोला, मैं अपनी बीवी को हारते हुए नहीं देख सकता। उम्मीद है तुम दोनों समझ गए होगे। हल्की आवाज़ में उन दोनों से कहते हुए आगे बढ़ गया। पीछे बुराक ने मुस्तफ़ा को देखा, जिसने उसी की तरह कंधे उचकाए। ज़विश नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा स्पीड पर बाइक चला रही थी। उसने एक नज़र पीछे देखा जहाँ बुराक और मुस्तफ़ा की बाइक थी। वह फिर से आगे देखकर चलाने लगी। उसे ज़ावियार कहीं नज़र नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उसे थोड़ी परेशानी होने लगी। उसने बाइक की स्पीड थोड़ी-सी हल्की करते हुए पीछे देखा। कोई तेज़ हवा के झोंके की तरह उसके पास से गुज़रा। उसने यकलख्त उसे देखा जो उसे देखते हुए आँख विंक करते वहाँ से निकल गया। ज़विश की आँखों में हैरत उभरी। अपनी थोड़ी देर पहले वाली परेशानी पर मिट्टी डालते उसने अपनी बाइक की स्पीड और तेज़ कर दी। पूरे रास्ते उसे वह दोबारा कहीं नज़र नहीं आया। घर आने वाला था और जो पहले पहुँचा वही विनर बनने वाला था। ज़विश को थोड़ी मायूसी हुई क्योंकि वह रेस हारने वाली थी। उसने दूर से उसे देखा जो सुल्तान मेंशन से काफ़ी पीछे अपने बाइक के साथ टेक लगाए खड़ा था। ज़विश की आँखों में चमक उभरी। अपनी बाइक की स्पीड तेज़ करते हुए उसके पास से गुज़रते सुल्तान मेंशन के बाहर आकर रुकी। उसके बाइक से उतरने के बाद वह तीनों वहाँ पहुँचे। देखो मैंने कहा था ना मैं जीत जाऊँगी, उसने बुराक की तरफ देखते कहा। वाह भाभी, आप तो बड़ी अच्छी रेसर हैं। बुराक ने भी उसे दाद दी। हुँ, उसने अपने कंधे झाड़े। चलो अब मैं निकलता हूँ, मुस्तफ़ा ने उन तीनों को देखते हुए कहा और उनसे मिलते हुए वहाँ से निकल गया। बाइक पार्क करते वह तीनों भी घर में दाखिल हुए। ज़ावियार आगे था और दोनों उसके पीछे। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? ज़विश ने अपने साथ चलते बुराक से कहा। मैंने क्या झूठ बोल दिया? यही कि तुम्हारे भाई को बाइक चलानी नहीं आती। हाँ, तो सही बोला था, उन्हें बाइक चलानी नहीं, उड़ानी आती है। देखा नहीं आपने कैसे उड़ाते हैं? बुराक ने उसे अपना कहा जुमला याद करवाया। सही कह रहे हो। उसने भरपूर सोचने वाले अंदाज में जवाब दिया।